हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप माई सेल्फ वैशाली। और बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का रसायन की कुछ मूल अवधारणा, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम 4 वीडियोस कर चुके हैं। और अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाकर उन्हें देख सकते हो। और ये हमारा इसका 5th वीडियो है। और बच्चों इसके अंदर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का जो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है वो पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिक्स थी जो आप पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी है। बच्चों मैं एक बात बता दूं, क्योंकि कमेंट्स आने लगते हैं इस चीज़ को लेके कि अभी एक टॉपिक रह गया है इसके बीच में जो कि सार्थक अंक का है। वो टॉपिक मैं आपको बाद में कराऊंगी। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट करके कहना कि वो टॉपिक रह गया है जब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। उससे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन के कुछ नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। पहली बात मैं ये बता दूं कि ये नियम जितने भी हैं बच्चों ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। जब रिसर्चेज हो रही थी केमिस्ट्री के ऊपर तब के, ये अब रिएक्शंस में अप्लाई नहीं होते हैं तो एक्सेप्शन मिल जाते हैं, अपवाद मिल जाता है कि आप अप्लाई करो और ये नियम फेल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब और भी ज़्यादा नए रूल्स आ गए हैं जो क्या है, इन जो नियम है हमारे पास वाले इनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, इनको गलत साबित कर देते हैं इसलिए। लेकिन क्योंकि इनकी खोज हुई है और ये इंपॉर्टेंट रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने, तो हमें इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों रासायनिक संयोजन के नियम आखिर है क्या, ठीक है। ये 5 नियम हैं। ये 5 नियम ऐसे नियम है बच्चों जो इम्पॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि कोई भी रिएक्शन किस तरीके से होती है। यानी जब तक आप ये नियम नहीं पढ़ोगे आप ये नहीं समझ पाओगे कि कोई रिएक्शन है वो किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से वो बैलेंस हो रही है और हम उसे बैलेंस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न मिलेगा आपको इन 5 के 5 नियमों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सा नियम है। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है हमारा गुणित अनुपात का नियम, चौथा है गैसीय आयतन का नियम और 5वां है हमारा अवोगाद्रो संकल्प। तो बच्चों देखो हमारा पहला कौन सा है, पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सॉरी मैं ऑफ लगाना भूल गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये लॉ दिया किसने था, अंतोइन लावूसिए ने ये लॉ दिया था, ठीक है। और कौन सी ईयर में दिया था, 1789 में उन्होंने ये लॉ हमें दिया था, ठीक है। तो इस लॉ के बारे में हम देखते हैं होता क्या है। तो बच्चों ये इस लॉ में ये है कि कोई भी द्रव्यमान जो हमारे पास है उससे ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ना तो हम लोग उसे अपने आप ख़त्म कर सकते हैं और ना ही कहीं से जनरेट कर सकते हैं। क्या होता है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए एक मैं आपको एक रिएक्शन से एग्जांपल देती हूँ इसका। जस्ट सपोज ये रिएक्शन है C+O2 गिव्स अस CO2, ठीक है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन हमें मिलकर क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो सेंस क्या है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है ये, और जब ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई उसके बाद ये द्रव्यमान दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी इस रिएक्शन में द्रव्यमान में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लॉ अब वर्क करता है, ये नहीं करता, कहीं कहीं पे ये लॉ फेल हो जाता है। क्योंकि आइंस्टीन के इक्वेशन के अनुसार E=mc² के अनुसार कहीं कहीं पे क्या होता है, मास एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो मास कंजर्व नहीं रह पाता, ठीक है। ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म वो अब भी नहीं हुआ है। किसके रूप में सेव हो गया, वो एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया है, बट मास के रूप में नहीं रहा, ठीक है। अगर आप द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम कहो तो वो फॉलो करेगा, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण नियम फॉलो नहीं करेगा। तो बच्चों देखते हैं हम कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो होता है 12, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है बच्चों तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप 11th क्लास में हो, 30 के बारे में तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी, यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। लेकिन कितने हैं ऑक्सीजन के अणु यहाँ, 2, तो 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। तो 12 और 32 कितना हो गया दोनों को मिला के हमारा ये 12 + 32 = 44, ठीक है। यानी कितना है यहाँ पे इसका द्रव्यमान 44। अब हम रिएक्शन के बाद देखते हैं इसका द्रव्यमान अब कितना होगा। C कितना है, 12। अगर बच्चों देखो एक बात आपको बता दूं, कोई कंपाउंड होता है और इस तरीके से है वो, जैसे C के बाद अगला कोई एलिमेंट शुरू हो रहा है तो हम बीच में क्या लगाते हैं,
प्लस लगाते हैं। अगर आपको बात नहीं पता है तो मैं आपको अब बता दे रही हूँ। तो क्या करेंगे, और ये जो नीचे इसके सफिक्स में होता है, यानी नीचे जो लिखा होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, और जो इसका द्रव्यमान है उसको हम गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, ओ का द्रव्यमान क्या होगा यहाँ पे 16, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, और ये भी कितना हो गया 44, यानी कि जो द्रव्यमान अभिक्रिया होने से पहले अभिकारकों का था। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब अभिक्रिया होती है कोई, तो यहाँ जो होते हैं, यानी जो ये होते हैं अभिक्रिया होने से पहले, उसे हम अभिकारक बोलते हैं, यानी रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जब अभिक्रिया खत्म हो जाती है तो यहाँ जो बनते हैं उसे हम उत्पाद बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के द्रव्यमान क्या है, बिल्कुल बराबर है। और यही हमारा नियम है कि ना तो हम द्रव्यमान को खत्म कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम अपने अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हम अपने दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो किन्होंने दिया था, प्राउस ने दिया था। कब दिया था, 1799 में दिया था। ये जो है ईयर्स और नेम याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट हाँ कर लिया जाता है कभी कभी इसके बारे में। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, तो बच्चों स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी यौगिक में जो तत्वों की मात्रा का अनुपात होता है वो सदैव स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है, और जो उसका द्रव्यमान होता है वो भी निश्चित रहता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, थोड़ी सी टिपिकल सी है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा एग्जाम्पल क्या है, आप एक बात समझो कि आपने अपने घर की जो टंकी है उससे पानी लिया, ठीक है, और क्या किया, फिर आप समुंदर में गए, 1 गिलास पानी है वहाँ से भर के लाए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक नदी बह रही थी उसमें से पानी लिया, फिर आपके पड़ोस में एक नल था, आपने उससे भी पानी लिया। क्या हो गया, आपके पास बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया अलग अलग जगह, बारिश हुई, आपने वहाँ से भी पानी इकट्ठा कर लिया। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, ये पानी के सोर्स अलग अलग है। ठीक है, एक घर की टंकी है, एक समुद्र है, एक नदी है, एक क्या है किसी और जगह का नल है, और एक क्या है बारिश का पानी है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो हमारे घर में जल है वो H2O है, और जो आप समुद्र से जल लेके आए हो वो H2O4 हो गया, ऐसा कुछ है? या फिर जो आपने टैप वाटर से लिया पानी, जो पानी लिया वो H2O5 हो गया, ऐसा कुछ है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है ना। ये जितना है, जहाँ से भी आपने वाटर लिया है वो सारे क्या हैं, है तो H2O ही, चेंज तो नहीं हुए हैं वो, है ना। यानी कि आप किसी भी सोर्स से वाटर ले लो, किसी भी सोर्स से आप जल लो, वो क्या रहेगा, एक सा रहेगा, उसका अनुपात 1 रहेगा। अनुपात मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 × 1, यानी हाइड्रोजन का कितना हो गया यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16। ठीक है, वो कितना है 16, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 2:16, यानी कि 1:8, 2 × 2, 2 × 8 16, यहाँ से क्या हो गया 1:8। इसी तरीके से अगर आप इस वाले वाटर का लोगे तो भी कितना आएगा 1:8, और इसका भी 1:8, यानी इनका अनुपात चेंज नहीं होता है, प्रपोर्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट मतलब जो चीज़ नहीं बदलती है, तो यानी सोर्स कोई भी हो, क्या होगा, जो यौगिक है उनके जो तत्व होंगे उनका अनुपात चेंज नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ इसका, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी चूना पत्थर। ठीक है, जो चूने के पत्थर होते हैं उनमें यूज़ होता है। आपकी जो चौक होती है वो भी इसी से मिलके बनी होती है। तो जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे, यानी क्या करेंगे, इसका अपघटन करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास CO2 गैस मिलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी, ठीक है, और हमारी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ये चीज़ हम बाद में बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से क्या मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। अब मैं C+O2 वाले सोर्स से क्या करूँ, CO2 बनाऊँ। ठीक है, एक और है हमारे पास कि NaHCO3, ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। तो अगर बच्चों आप इसे गर्म करके अलग करने की कोशिश करो तो क्या होगा, यहाँ से CO2 निकलेगी, Na2CO3 निकलेगी, यानी सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, और साथ में हमारा क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ठीक है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस वो हम कर सकते हैं इसे। तो बात क्या है कि यहाँ पे तीनों में क्या निकली है, CO2।
तीनों सोर्सेस क्या है बनने के, अलग अलग है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से निकली है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से निकली है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से बनी है। लेकिन क्या इन तीनों CO2 का अनुपात अलग होगा? अगर आप कार्बन का यहाँ देखो तो अनुपात कितना होगा, 12, और अनुपात इसके साथ 32, इसका भी 12, यहाँ O का 16 था, 16 दूनी 32, इसका 12 अनुपात 32, यानी जब आप इसे सॉल्व करना अगर चाहो तो कितना होगा, ये 3:8 है ना। 3:8 कैसे, 4 3 = 12, और ये क्या होगा 4 8 = 32, ठीक है। तो 3:8, और यहाँ पे भी कितना होगा 3:8, और यहाँ पे भी 3:8, यानी कि क्या होगा, तीनों में अनुपात क्या रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्थिर अनुपात। बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड लॉ के बारे में, जो कि है गुणित अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज, जो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। किस सन में दिया था, 1803 में दिया था। तो बच्चों इस नियम की अगर हम बात करें तो ये नियम ये कहता है कि जब कोई दो तत्व मिलकर दो या दो से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, ठीक है, जब दो तत्व मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक बनाएं और फिर क्या हो, उसमें उनमें एक का अनुपात स्थिर रहे तथा दूसरे के अनुपात को हम बदलते रहें, ठीक है, एक का अनुपात स्थिर रहे और दूसरे के अनुपात को बदलते रहें, तो जो हमारे पास दूसरा वाला है उसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो एक सरल गुणित अनुपात होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी जो मैंने बोली, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ दे देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो रूल है वो यही है, ठीक है। एक बात बच्चों मैं और बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को हमसे ले सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली कोई चार्ज नहीं देना है आपको। जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही नोट्स होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, ठीक है। तो बिल्कुल सेम होने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट सपोज कि हमने दो तत्व लिए A और B, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं। पहला बनाया AB, ठीक है, दूसरा हमने लिया A + 2B, फिर बनाया AB2, फिर हमने लिया A + 3B, फिर बनाया AB3, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ क्या हो रहा है, आप इन दो तत्वों से मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हो, यानी यौगिक बना रहे हो। एक आपने AB बनाया, एक AB2 और एक AB3। तो इनमें क्या हुआ, एक की मात्रा स्थिर है ना, ए ही है, लेकिन दूसरे की मात्रा आप लगातार क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। पहले में B हुई, दूसरे में B2, तीसरे में B3 हुई। तो जब हम इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो वो एक सरल गुणित अनुपात होगा। सरल गुणित अनुपात, आप इतना लंबा चौड़ा वर्ड मत समझो, आप ये समझो कि वो एक छोटा पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी, छोटी पूर्णांक संख्या। छोटी ये नहीं कि 10 15 12, मैं बात कर रही हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके की छोटी पूर्णांक संख्या होगी। और क्या होगी, वो कंटिन्यूसली चलेगी, यानी कि जैसे ये 1 है, इसका अनुपात 2 आएगा, इसका अनुपात 3, फिर नीचे वाले के 4, फिर 5 6, इस तरीके से उसका अनुपात होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था, एक रिएक्शन के साथ एग्जांपल लेते हैं। और हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स का यूज़ किया है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड यूज़ किए हैं। कौन कौन से ऑक्साइड है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अभी हम देख लेते हैं कि N की मात्रा यहाँ पे कितनी आ रही है और O की कितनी आ रही है। तो बच्चों N का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। तो यानी 14 का दुगना कितना हो गया यहाँ पे, 28, जबकि ऑक्सीजन कितनी है, 16। अब हम यहाँ बात करें तो यहाँ कितना है, यहाँ पे N का 14 है और यहाँ कितना है, 16। अब अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे कितना होगा, N का 28 ही होगा, और O की कितनी हो जाएगी, 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी 48। यहाँ पे N की 28 ही रही, O की कितनी होगी, 16 चौका 64, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 28 रही N की, क्योंकि N कितने हैं, 2, 14 दूनी 28, और O की कितनी हो गई, 16 पंजे 80, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना लिए हैं, यौगिक बना लिए हैं, लेकिन एक की मात्रा स्थिर रहनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि N की मात्रा क्या है, यहाँ पे स्थिर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 28 28 28 है, बट यहाँ पे कितनी हो गई है, 14 रह गई है, यानी सिर्फ 14 रह गई है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस मात्रा को भी इक्वल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से हमें मल्टीप्लाई
करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे आप केमिस्ट्री में अगर ये NO है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये खाली N पे 2 लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ, आप इसे बैलेंस करने के लिए ज़रूर कर सकते हो कि बाहर 2 लगा दो। बाहर 2 लगाने का मतलब होगा इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो आपको दोनों, ज़रूरी नहीं 2, अगर यहाँ पे 3 है तो आपको तीनों एलिमेंट्स से, तीनों तत्वों से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 28 हो गया, यहाँ 32। अब बच्चों आप यहाँ पे एक बात देखो, मैंने कहा था कि जो स्थिर है वो तो स्थिर रहेगा, जो स्थिर नहीं है, कौन सा स्थिर नहीं है, ऑक्सीजन के नहीं है, यहाँ 16, यहाँ 32, यहाँ 48, 64 और यहाँ 80, ठीक है, ये स्थिर नहीं है। तो इनका अगर आप अनुपात देखो, अगर आप यहाँ इनका रेशो देख सकते हो, तो अगर आप इनका जब रेशो निकालोगे तो ये 16 का 1, यहाँ 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। तो रेशो कितना आया, 1 2 3 4 5 लगातार आया ये। ठीक है, कैसा आया है, एकदम सीक्वेंस में आया। और क्या है, छोटी संख्याएं हैं, छोटी पूर्णांक संख्या है। मैंने क्या बोला था कि सरल गुणित अनुपात क्या होगा, कि छोटी पूर्ण संख्याएं होंगी और कंटिन्यूसली होंगी। ऐसा नहीं कि एक 1 है तो दूसरा 4, लगातार 1 2 3 4, या तो 2 3 हो अनुपात, 3 4 हो, 4 5 हो, इस तरीके से इनका कंटिन्यूसली अनुपात होना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो बच्चों यही क्या होता है हमारा गुणित अनुपात का। तो बच्चों यहाँ पे हमने अपने 3 लॉ कवर कर लिए हैं। हमारे बच्चे बाकी के 2 लॉज जो कौन कौन से हैं, गैसीय आयतन का नियम जिसे हम गैलोसेक का नियम भी कहते हैं, और उसके बाद कौन सा है, एवोगाड्रो संकल्पना या एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, वो 2 लॉज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके आगे भी और भी हम देखेंगे कि आगे हमारा क्या है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में उन्हें डालूंगी तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और घर पे रहो, पढ़ाई करो, बी हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।